नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। आज की हम वीडियो में चर्चा करेंगे एक जंग की, जो कि डॉलर और रुपए के बीच चली जा रही है और इसमें जीत हमेशा डॉलर की हो रही है। इसमें हम देखेंगे कि रुपए इतना डेप्रिशिएट हो क्यों रहा है और इसका भारत की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी के बारे में। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको हम विस्तार से समझेंगे और आज आपका ये कंफ्यूजन बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। उसके बाद हम डेटा देखेंगे डॉलर और रुपीस का 2014 से लेके 2025 तक का। उसके बाद देखेंगे भारत को डॉलर की नीड ही क्यों है। उसके बाद देखेंगे रुपये इतना डेप्रिशिएट क्यों होता जा रहा है और इसका भारत की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि रुपये कितना डेप्रिशिएट और होगा और भारत की इकोनॉमी कैसे इसको रिकवर कर पाएगी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि भारत की जो सेंट्रल बैंक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने क्या मेजर लिए हैं रुपए को फर्दर डेप्रिशिएट होने से। और लास्ट में हम देखेंगे ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो गेम चेंजर साबित होंगे रुपए को स्ट्रेंथ करने में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आज आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला। चलिए समझते हैं एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी का क्या मतलब होता है। मैं उसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रुपये का वीक हो जाना। जब हमें $1 खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं, तो हम कहते हैं रुपये डेप्रिशिएट हो गया है। एग्ज़ाम्पल से समझिए, 1 महीने पहले $1 की कीमत ₹85 थी और आज $1 की कीमत ₹91 है। यानी हमें $1 के लिए ₹6 ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। जब हमें $1 के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हों, तो इसका मतलब है रुपये का डेप्रिसिएशन हो रहा है। अब हम इसको एक इंपोर्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इंडिया को सेमीकंडक्टर की चिप को इंपोर्ट करना है और उसका प्राइस है $1 पर यूनिट और इंडिया को 1000 यूनिट इंपोर्ट करनी है। अगर इंडिया 1 महीने पहले इन चिप को इंपोर्ट करता तो उसको 85,000 देने पड़ते और आज अगर इंडिया इंपोर्ट कर रहा है तो उसको 91,000 देने पड़ रहे हैं। यानी सेम क्वांटिटी और सेम प्रोडक्ट के लिए हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है रुपए हमारा काफ़ी वीक हो गया है। अब आते हैं इसके अपोजिट कंसेप्ट पर। व्हाट इज एप्रिसिएशन ऑफ रुपीस। एप्रिसिएशन का मतलब होता है रुपये का स्ट्रांग हो जाना। जब हमें $1 खरीदने के लिए कम रुपये लगते हों, तो उसको हम कहते हैं रुपये का एप्रिशिएट हो जाना। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आज $1 की कीमत ₹91 है और 1 महीने बाद $1 की कीमत ₹85, क्योंकि हमें $1 के लिए पहले के मुकाबले कम रुपए देने पड़ रहे हैं। साथ ही उसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं, वही चिप वाला एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि इंडिया सेमीकंडक्टर चिप को इंपोर्ट कर रहा है जिसकी कीमत $1 पर यूनिट है। इंडिया को 1000 क्वांटिटी इंपोर्ट करनी है। अगर इंडिया आज इन चिप को मंगाता है तो उसको आज 91,000 देने पड़ेंगे। अगर चिप 1 महीने बाद मंगाता है तो उसको 85,000 देने पड़ेंगे। यानी कि इम्पोर्ट सस्ता हो गया है क्योंकि रुपये स्ट्रांग हो गया है। यही होता है एप्रिसिएशन। उम्मीद करता हूँ आपको अब एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का अंतर समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाई डू एक्सचेंज रेट मूव। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, रुपी स्ट्रांग या वीक होता ही क्यों है। इसका सिंपल जवाब है डिमांड और सप्लाई की वजह से। बिल्कुल जैसे आप कभी सब्जी मंडी में गए हों, आपने देखा हो ऑनियन की अगर डिमांड ज़्यादा प्राइस बढ़ता है, अगर सप्लाई ज़्यादा हो तो प्राइस गिरता है। वैसे ही अगर हम देखें कि अगर डॉलर की डिमांड मार्केट में बढ़ती है तो रुपये का डेप्रिसिएशन होता है। दोस्तों, डेप्रिशिएट इसलिए होता है क्योंकि देखिए इंडिया एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। यानी कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। अगर हम जो भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं उसका हमें पेमेंट हमेशा डॉलर में ही करना होता है, क्योंकि डॉलर एक ग्लोबल सेटलमेंट करेंसी है। इसको हम आगे भी देखेंगे। इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। ये हम सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है फॉरेन इन्वेस्टर का इंडिया के मार्केट से पैसा निकालना। क्योंकि देखिए जब डॉलर का डेप्रिसिएशन होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो जाता है। तो वो सेलिंग प्रेशर आ जाता है मार्केट में और बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स को बेच देते हैं और वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। रिजल्ट क्या आता है, डॉलर स्ट्रांग हो जाता है और रुपये वीक हो जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि रुपए की डिमांड कब बढ़ती है। तो रुपए की डिमांड बढ़ती है जब इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ डॉलर आता है, तो मार्केट में डॉलर की कमी नहीं होती। और दूसरा, रुपए की डिमांड जब बढ़ती है जब फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। यानी जब फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो वो
डॉलर में अपना पैसा मार्केट में डालते हैं और मार्केट में डॉलर की कमी नहीं रहती, उसका रिज़ल्ट होता है कि रुपये हमेशा स्ट्रॉन्ग बना रहता है। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको दिखाता हूँ डॉलर और रुपये का डेटा पिछले 10 सालों का। देखिए, 2014 में 1 डॉलर की कीमत ₹62 के लगभग थी और आज 1 डॉलर की कीमत लगभग 90 से ₹91 के बीच में है। जस्ट इमेजिन करिए, अगर आपने 2014 में 1 लाख रुपए को डॉलर में इन्वेस्ट किया होता, तो आज आपका रिटर्न कितना ऊपर होता? या आपने यूएस के किसी स्टॉक में अपने पैसे लगाए होते, तो आपको रिटर्न दोनों तरफ से मिलता, अगर आपने कोई एक अच्छा स्टॉक चूज़ किया होता। देखिए, ग्लोबलाइज़ेशन का टाइम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस पर हमारा कंट्रोल कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए हर चैलेंज को एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देखिए और सोचिए आप कहाँ से किस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, अगर आप समझ रहे हो तो डॉलर ने पिछले 10 सालों में लगभग 32% का रिटर्न दिया है, यानी रुपये धीरे-धीरे वीक होता चला गया। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत सीरियस और शॉकिंग ट्रेंड सामने आता है। इंडियन रुपये का गिरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से 2025 के आखिरी में वो डेप्रिशिएट हुआ है, वो जेन्युइनली अलार्मिंग है। चलिए, मैं आपको एक और डेटा दिखाता हूँ, ये देखिए। रुपये को 83 से 84 जाने में लगभग 478 दिन लग गए, मतलब डेढ़ साल करीब लग गया। यहाँ तक चीज़ें नॉर्मल लग रही थी, लेकिन अब आगे देखिए, 84 से 85 जाने में सिर्फ 46 दिन लगे। यहाँ से डेप्रिसिएशन फास्ट फॉरवर्ड मोड में चला गया और फिर 85 से 86 जाने में सिर्फ 16 दिन लगे और फिर 86 से 87 और भी तेज़ चला गया सिर्फ 15 दिन में। उसके बाद फिर थोड़ा-सा टेम्परेरी ब्रेक आता है। फिर 87 से 88 जाने में लगभग 146 दिन लगे। इससे लगता था कि जैसे सिचुएशन कंट्रोल में आ रही हो, लेकिन ये सिर्फ़ एक इल्यूज़न था। यहाँ से डेप्रिसिएशन फिर तेज़ हो गया और रुपये 88 से 89 जाने में सिर्फ़ 59 दिन लगे और अब जो आता है वो काफ़ी शॉकिंग है। 89 से 90 जाने में सिर्फ़ 8 दिन लगे और 90 से 91 जाने में सिर्फ़ 9 दिन लगे। देखिए, ये जो लास्ट के मूव है ना, ये ट्रेंड क्लियरली बताता है कि मार्केट में सेलिंग का कितना प्रेशर है और ग्लोबल फ़ोर्स कितनी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको 2025 में डॉलर और रुपये का ट्रेंड बताता हूँ। 2025 में रुपए का बहुत तेज़ी से डेप्रिसिएशन हुआ। ईयर की स्टार्टिंग हुई लगभग 84.22 रुपीज़ से, तो 2025 का लोएस्ट लेवल भी था। लेकिन धीरे-धीरे रुपये और वीक होता गया और हम बात करें एवरेज रेट की, तो वो लगभग 87 रुपीज़ पर डॉलर रहा। अभी हमने लेटेस्ट देखा मिड दिसंबर में, जो 1 डॉलर की कीमत थी वो लगभग 91 रुपीज़ से भी ऊपर चली गई। जो ओवरऑल डेप्रिसिएशन रहा 2025 में लगभग 5.47% रहा, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और अभी भी डॉलर लगभग 90 से 90.5 रुपीज़ के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अब समझते हैं व्हाई डज़ इंडिया नीड डॉलर? सबसे पहले एक बहुत सिंपल कंसेप्ट समझते हैं कि रुपये जो है वो इंटरनल करेंसी है, मतलब ये सिर्फ इंडिया के अंदर काम करती है और डॉलर जो है वो एक ग्लोबल करेंसी है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एक्सेप्ट होती है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचिए, जैसे आप न्यूयॉर्क जाकर कॉफ़ी खरीदने जाओ और शॉपकीपर को वहाँ इंडियन रुपीस दिखा दो, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही फॉरेन कंट्री भी अपना माल देने के लिए रुपए एक्सेप्ट नहीं करती, उनको चाहिए डॉलर। इसलिए जब इंडिया को दुनिया से कुछ खरीदना होता है, तो हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए इंडिया जापान से कुछ इंपोर्ट कर रहा है, फिर भी पेमेंट आपको डॉलर में ही करनी होती है क्योंकि डॉलर ग्लोबल सेटलमेंट करेंसी है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कौन से मेजर एरियाज़ हैं जहाँ इंडिया को डॉलर चाहिए, जहाँ इंडिया सबसे ज़्यादा डॉलर खर्च करता है। सबसे पहला आता है क्रूड ऑयल इंपोर्ट। ये सबसे बड़ा डॉलर एक्सपेंस है। इंडिया ज़्यादातर अपना ऑयल जो है बाहर से इंपोर्ट करता है। इसके बाद हम बहुत सारा गोल्ड भी बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट हैं वो भी सब बाहर से इंपोर्ट होते हैं मोस्टली। इसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट जो है बाहर से इंपोर्ट होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनकी फ़ीस भी डॉलर में जाती है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों ने फॉरेन कंपनी से लोन ले रखा होता है, उसका भी पेमेंट उन्हें रीपेमेंट जो है वो डॉलर में ही करना होता है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट, मतलब जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, उसका सेटलमेंट हमें डॉलर में ही करना पड़ता है। एक सिंपल फ़ॉर्मूला याद रखिए, जब इंडिया को ज़्यादा डॉलर चाहिए और उतने डॉलर अवेलेबल नहीं होते, तो रुपये वीक हो जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाई इज़ रुपये डेप्रिशिएटिंग?
सबसे पहला और बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है यूएस के टैरिफ भारत के एक्सपोर्ट पर। यहाँ एक सवाल आता है, टैरिफ होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बोले तो टैरिफ का मतलब होता है इम्पोर्ट टैक्स। जब अमेरिका इंडिया से कोई प्रोडक्ट मंगवाता है और उस पर टैक्स लगा देता है, तो वो प्रोडक्ट वहाँ महंगा हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं, यूएस ने भारत पर टैरिफ क्यों लगाए। 2025 में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के गुड्स पर हैवी इंपोर्ट टैक्स लगा दिए। अप्रैल 2025 में यूएस ने भारत के एक्सपोर्ट पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया और फिर उसके बाद अगस्त 2025 में एक और एडिशनल 25% टैरिफ लगा दिया गया। रीज़न बताया गया कि भारत रसिया से ऑयल खरीद रहा है। टोटल मिलाकर लगभग 50% टैरिफ लगा दिया गया भारत के बहुत सारे गुड्स पर। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर पहले कोई भारत का प्रोडक्ट डॉलर 100 का था, अब यूएस बायर के लिए वो डॉलर 150 का हो गया है। दोस्तों, ये जो यूएस ने भारत पर टैरिफ लगाया है, ये टैरिफ बहुत ज़्यादा सीवियर थे और यूएस ने भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाए बाकी और कंट्रियों से कंपेयर करें तो। इस पर देखें तो चाइना पर अप्रॉक्स 30% का टैरिफ लगाया, वियतनाम और फिलीपींस पर 20% का टैरिफ लगाया और इंडिया पर 50% का टैरिफ लगाया गया। अब ज़रा सोचिए, जब इंडियन गुड्स इतने महंगे हो जाएंगे तो यूएस बायर क्या करेंगे? या तो कम खरीदेंगे या अल्टरनेटिव कंट्री ढूंढेंगे। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है भारत के एक्सपोर्ट कम होने का। दोस्तों, अगर आपको पता हो, यूएस एक ऐसी कंट्री है जब भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। लगभग हमारा हर साल डॉलर 100 बिलियन का ट्रेड है यूएस के साथ। दोस्तों, अब देखते हैं कौन से सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा हिट हुए टैरिफ की वजह से। दोस्तों, पहला है टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर। इंडिया के 25% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होते हैं यूएस को। इसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, ऑलमोस्ट 28 से 30% का ये सेक्टर यूएस मार्केट का एक्सपोज़र है। और फिर उसके बाद लेदर एंड फुटवियर सेक्टर, यहाँ भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इसके अलावा देखें तो श्रिम्प एंड मराइन प्रोडक्ट्स, यहाँ पर भी एक्सपोर्टर्स को काफ़ी लॉस हुआ टैरिफ की वजह से। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, ये जो सेक्टर्स हैं ये डॉलर कमाते हैं भारत के लिए और मेजर कंट्रीब्यूटर भी हैं भारत के एक्सपोर्ट में। अब आते हैं इसके कोर क्वेश्चन पर कि रुपये कमज़ोर क्यों होता है? जब एक्सपोर्ट गिरते हैं, भारत को कम डॉलर मिलते हैं। जब डॉलर इनफ्लो कम होता है, क्योंकि हम भी लगातार इंपोर्ट करते हैं और फिर हमारे पास भी डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि यूएस भारत का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, इसलिए वहाँ से आने वाले डॉलर का कम होना रुपये पर डायरेक्ट प्रेशर डाल। दूसरा है दोस्तों, ट्रेड डील डायनामिक्स विद द यूएस। फरवरी 2025 में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प व्हाइट हाउस में मिले। दोनों लीडर ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को डबल करके 500 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे और कहा गया ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्दी साइन होगा। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई ट्रेड डील साइन नहीं हुई। टैरिफ कम होने के बजाय और लग गए। नेगोशिएशन के मल्टीपल राउंड्स भी फेल हो गए। अभी हम देखें तो इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशनशिप लोएस्ट पॉइंट पर है। अब सवाल है, बात बिगड़ी क्यों? यानी नेगोशिएशन फेल क्यों हुए? देखिए, अमेरिका चाहता था कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर चीप अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए ओपन करे और इंपोर्ट टैरिफ कम करे। यूएस इंडिया को टैरिफ किंग बोलता है। जब एग्रीकल्चर इंपोर्ट यूएस से होता है तो उस पर भारत का एवरेज टैरिफ लगभग 39% है, जबकि यूएस का सिर्फ 4% है अगर भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करता है यूएस को तो। और दूसरा, यूएस चाहता था कि भारत सरकार रसिया से ऑयल खरीदना बंद करे। चलिए अब देखते हैं भारत का स्टैंड क्या रहा। भारत ने फार्मर के इंटरेस्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। भारत ने कहा, हम फूड सिक्योरिटी के साथ रिस्क नहीं ले सकते। एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत का एम्प्लॉयमेंट लगभग 45% है उसके पॉपुलेशन का। अगर भारत यूएस की बात मान लेता तो डेयरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर खुलने का मतलब करोड़ों फार्मर का नुकसान होता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया अपना लगभग 30% क्रूड ऑयल रसिया से खरीदता है, क्योंकि वहाँ से ऑयल हमें सस्ता मिलता है। इंडिया का फोकस था कि वो 140 करोड़ लोगों के लिए अफोर्डेबल एनर्जी की नीड को पूरा करे। इसकी वजह से अब तक डील अटकी हुई है। और दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, भारत का एक्सपोर्ट काफ़ी डिक्रीज हो गया है। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डॉलर आएंगे और रुपये स्ट्रांग होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ क्यों नहीं? इसका पहला रीज़न है, यूएस टैरिफ की वजह से भारत के गुड काफ़ी महंगे हो गए हैं। दूसरा, ग्लोबल डिमांड भी स्लो हो गई है।
यूरोप और चाइना दोनों की ग्रोथ भी काफ़ी स्लो हो रही है। वियतनाम और बांग्लादेश के साथ हमारा टेक्सटाइल कंपटीशन बढ़ रहा है। और चौथा, रुपी ओवरवैल्यूड था जिसने एक्सपोर्ट को हर्ट किया। दोस्तों, फोर्थ सबसे बड़ा रीज़न था गोल्ड और सिल्वर का इंपोर्ट। ये एक बिगेस्ट कल्प्रिट भी रहे रुपी के डेप्रिसिएशन में। अगर हम डेटा देखें अक्टूबर 2025 का, सिर्फ 1 महीने में गोल्ड इंपोर्ट लगभग 137 से 142 टन हुआ। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो लगभग $14.72 बिलियन का हमने गोल्ड इंपोर्ट किया। और पिछले साल के अक्टूबर मंथ से कंपेयर करें तो नियरली हमने 200% ज़्यादा इंपोर्ट किया। इसका सबसे बड़ा रीज़न था दिवाली में गोल्ड की डिमांड और गोल्ड प्राइस रैली, जिससे बहुत सारे लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी किया। इसके अलावा दोस्तों, सिल्वर भी पीछे नहीं रही। सिल्वर इंपोर्ट भी लगभग 530% से जंप हुआ। भारत ने लगभग $2.71 बिलियन का इंपोर्ट किया सिर्फ 1 महीने में। इसके अलावा दोस्तों, सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ भी बढ़ता जा रहा है, जैसे सोलर पैनल में, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में। और इसके प्राइस बढ़ने की वजह से भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। और इसके अलावा लोअर ड्यूटीज की वजह से भी इंपोर्ट ज़्यादा हुआ। दोस्तों, पांचवा सबसे बड़ा रीजन है आरबीआई की गोल्ड परचेजिंग। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, सिर्फ लोग ही नहीं, आरबीआई भी गोल्ड खरीद रहा है। 2024 में आरबीआई ने लगभग 72 टन गोल्ड खरीदा, जिससे टोटल गोल्ड रिजर्व आरबीआई का लगभग 880 टन हो गया। और फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड का शेयर 7.7% से बढ़कर 10.6% हो गया। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सवाल आता है, आरबीआई गोल्ड क्यों खरीदता है? आखिर पेपर करेंसी छोड़कर गोल्ड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहला रीज़न है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। सिंपल शब्दों में बोलें तो आरबीआई अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखता। अगर पूरा रिजर्व सिर्फ डॉलर में ही हो और डॉलर वीक हो जाए तो रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए आरबीआई गोल्ड, यूरो, येन जैसे असेट भी रखता है। दूसरा रीज़न है डॉलर की वोलेटिलिटी से प्रोटेक्शन। डॉलर स्टेबल नहीं रहता, कभी स्ट्रॉन्ग कभी वीक। गोल्ड एक ऐसा असेट है जो लॉन्ग टर्म में वैल्यू को होल्ड करता है, इसलिए गोल्ड एक प्रोटेक्शन का काम करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लोबल ट्रेंड। सिर्फ आरबीआई ही नहीं, दुनिया के ऑलमोस्ट सारे सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। चाइना, रसिया और इमर्जिंग इकोनॉमी सब अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। फोर्थ रीजन है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। जब वार, सैंक्शन या ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, तब गोल्ड सबसे ट्रस्टेड असेट बन जाता है। इसलिए गोल्ड को एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी माना जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि गोल्ड खरीदने के लिए आरबीआई यूज क्या करता है। डॉलर। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई गोल्ड इंपोर्ट करता है तो पेमेंट ग्लोबल सेटलमेंट करेंसी में ही करना पड़ेगा। और इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट डॉलर की डिमांड पर पड़ता है। और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपये पर प्रेशर आता है। मतलब एक तरफ आरबीआई सेफ्टी के लिए गोल्ड खरीद रहा है और दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म में रुपये वीक होने का प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है। और दोस्तों, सिक्स्थ और आखिरी रीजन है एफडीआई और एफपीआई आउटफ्लो। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, एफडीआई और एफपीआई। ये दोनों वर्ड आप न्यूज़ में रोज़ सुनते होंगे, लेकिन कन्फ्यूज़न भी होता होगा। चलिए इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एफडीआई, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कोई फॉरेन कंपनी भारत में आकर डायरेक्ट बिजनेस लगाती है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, एक कंपनी या फैक्ट्री खोल रही है, लोगों को जॉब दे रही है, प्रोडक्शन कर रही है। और दोस्तों, फैक्ट्री अचानक से तो बंद हो नहीं जाती। इसलिए एफडीआई को हम कहते हैं स्टेबल इन्वेस्टमेंट। एफडीआई इकोनॉमी के लिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, क्योंकि इन्वेस्टर को कंट्री पर लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा होता है। अब हम देखते हैं एफपीआई को। एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर भारत के स्टॉक मार्केट या बॉन्ड्स में पैसे लगाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि पैसा बहुत जल्दी आ भी सकता है और उतनी ही जल्दी जा भी सकता है। इसलिए एफपीआई को कहा जाता है हॉट मनी। जैसे ही ग्लोबल मार्केट में टेंशन आई, जैसे वार, इंटरेस्ट रेट हाइक या रिसेशन का फियर, एफपीआई सबसे पहले मार्केट से एग्जिट करता है। जब एफपीआई बाहर जाता है तो स्टॉक मार्केट गिरता है, रुपये पर प्रेशर आता है और इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म इनस्टेबिलिटी दिखने लगती है। एफडीआई के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि फैक्ट्री या बिजनेस ओवरनाइट बंद करके नहीं जाया। अब दोस्तों, बात करते हैं 2025 में एक बहुत सीरियस ट्रेंड की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी एफपीआई का मैसिव आउटफ्लो। जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच में एफपीआई ने इंडियन इक्विटी मार्केट से लगभग $18 बिलियन से ज़्यादा के शेयर बेच दिए। अगर इसको हम इंडियन रुपये में देखें तो ये अमाउंट लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बैठता है।
और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये ट्रेंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये इंडियन के हिस्ट्री का सबसे बड़ा एनुअल आउटफ्लो बन सकता है। दोस्तों, अगर हम सेक्टर वाइज आउटफ्लो देखें तो सबसे ज़्यादा प्रेशर देखा गया है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में। यहाँ से लगभग 54,500 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है। दूसरा मेजर हिट आया है ऑयल एंड गैस सेक्टर पर, जहाँ से अराउंड 50,000 करोड़ निकाले जा चुके हैं। और तीसरा सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर, जिसे नॉर्मली बहुत ही डिफेंसिव माना जाता है, लेकिन यहाँ भी करीब 20,000 करोड़ का आउटफ्लो देखा गया है। सोचो दोस्तों, जब एफएमसीजी जैसे स्टेबल सेक्टर से भी पैसा निकल रहा हो, तो मार्केट सेंटिमेंट कितना कैकुअस होगा। इसको सिंपल शब्दों में बोलें तो फॉरेन इन्वेस्टर अभी इंडिया के इक्विटी मार्केट को लेकर थोड़े नर्वस दिख रहे हैं। इसके अलावा हाई ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, यूएस बॉन्ड रिटर्न, करेंसी रिस्क, ये सब फैक्टर एफपीआई को इंडिया से पैसा निकालने के लिए पुश कर रहे हैं। इसलिए ये सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, बल्कि ग्लोबल कॉन्फिडेंस और रिस्क परसेप्शन का भी इशू। अब दोस्तों बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू रुपी डेप्रिसिएशन, यानी भारत की इकोनॉमी पर रुपए के डेप्रिसिएशन का क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात सबसे पहले समझिए, रुपी डेप्रिसिएशन हमेशा बुरा नहीं होता, इसमें भी विनर होते हैं और लूज़र होते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के साथ। हु आर द विनर फ्रॉम रुपी डेप्रिसिएशन? चलिए देखते हैं विनर कौन है रुपी डेप्रिसिएशन से। सबसे पहले विनर है एक्सपोर्टर, यानी इंडियन कंपनी जो अवार्ड सेल करती हैं। सोचिए एक आईटी कंपनी है, उसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी एक सॉफ्टवेयर सर्विस $100 में बेचती है। जब डॉलर का रेट 85 था तो कंपनी को मिलेंगे 8500, और जब डॉलर का रेट 90 है तो सेम काम के लिए उस कंपनी को मिलेंगे 9000 रुपीज़, यानी बिना किसी एफर्ट के एक्स्ट्रा अर्निंग हुई 500 रुपए की। इसलिए आईटी कंपनी, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, फार्मा एक्सपोर्टर वीक रुपी से खुश होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट विनर है नॉन रेजिडेंट इंडियंस। अगर आप या आपके घर में कोई अवार्ड से पैसा बेचता है तो डेप्रिसिएशन उनके लिए भी अच्छा होता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, किसी ने आपको $1000 भेजे और अभी रेट अगर 85 है तो आपको 85,000 मिलेंगे, और अगर 90 है तो आपको 90,000 रुपीज़ मिलेंगे, यानी सीधा 5,000 का फ़ायदा। इसलिए जब रुपये गिरता है, इंडिया में रेमिटेंस का फ्लो भी बढ़ता है। अब आते हैं दोस्तों दूसरी साइड पर, लॉस किसको होता है? सबसे पहला लॉस होता है इम्पोर्टर्स को, जो अवार्ड से चीज़ें खरीदते हैं। इसमें सबसे बड़ा लूज़र होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़। इंडिया अपनी 85% ऑयल रिक्वायरमेंट इम्पोर्ट करता है। ऑयल जो है डॉलर में प्राइस होता है। एग्जांपल से समझिए जस्ट कि क्रूड ऑयल का प्राइस अभी $80 पर बैरल है, और अगर $85 होता तो 6,800 रुपीज़ हमें देने पड़ते, और अगर $90 होता तो हमें 7,200 रुपये देने पड़ते हैं, यानी पर बैरल पर हमें 400 रुपये का बर्डन आ जाता। सोचो अगर लाखों बैरल अगर हम इंपोर्ट कर रहे हो तो ये कितना इम्पैक्ट बड़ा होगा। अब हम दोस्तों देखते हैं कौन से अदर इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर हैं जो इफेक्ट होंगे। इसमें अलग अलग कैटेगरी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम मोबाइल, लैपटॉप, चिप्स इंपोर्ट करते हैं। एयरलाइन कैटेगरी में हम एयरक्राफ्ट, उसके स्पेयर पार्ट्स, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद हम कैपिटल गुड जैसे फैक्ट्री की मशीनरी हैं। फिर एजुकेशन महंगी हो जाती है क्योंकि स्टूडेंट लोन लेते हैं बाहर पढ़ने के लिए। इसके बाद इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो कॉस्टली हो जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट अवार्ड भी अनअफोर्डेबल हो जाता है। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर कितना प्रेशर रहता है। देखिए दोस्तों, हम इंपोर्ट सबसे ज़्यादा करते हैं, जैसे ऑयल, फर्टिलाइजर, डिफेंस इक्विपमेंट। इसके रिजल्ट में भारत का फिजिकल डेफिसिट पर प्रेशर बढ़ता है, और फिर करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। जैसे ही रुपी डेप्रिशिएट करता है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ने लगता है और सीएडी और भी ज़्यादा वाइडन हो जाता है। हाई करंट अकाउंट डेफिसिट इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव सिग्नल होता है। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वो कंपनी जिन्होंने फॉरेन में डेट ले रखा है। बहुत सी इंडियन कंपनी ने डॉलर में लोन लिया होता है। जब रुपी स्ट्रांग होता है तब लोन लेना ईज़ी लगता है। जब रुपी वीक हो गया तो हमें लोन जो हमने लिया है उसको चुकाने के लिए जो हमें ईएमआई देनी पड़ती है वो भी हमें डॉलर में ही चुकानी पड़ती है। इससे प्रॉफिट कम हो जाता है और बैलेंस शीट पर प्रेशर बढ़ता है। दोस्तों, चौथा इम्पैक्ट है वो फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर बढ़ता है। यहाँ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है। अगर रुपी कॉन्टिन्यूसली गिरता ही जा रहा है और अभी तो बहुत तेजी से डेप्रिशिएट हो रहा था, इसमें लगता है फॉरेन इन्वेस्टर को कि लॉसेस बढ़ेंगे तो वो लोग अपना पैसा निकालने लगते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट पर प्रेशर आ जाता है।
दोस्तों अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, आरबीआई ने इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर मार्केट को स्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आरबीआई जो स्टेप लेता है वो लेता है फॉरेक्स मार्केट इंटरवेंशन के थ्रू। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फॉरेक्स इंटरवेंशन का मतलब है आरबीआई मार्केट में डॉलर खरीदता या बेचता है ताकि रुपए ज़्यादा ऊपर नीचे न जाए। अब इसको ऐसे समझिए, आरबीआई करेंसी मार्केट का एक बड़ा प्लेयर है जो एक्सट्रीम मूवमेंट को रोकने के लिए बीच में एंट्री लेता। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि दिसंबर 2025 में रुपये एक टाइम के लिए $91 पर ट्रेड कर रहा था। मार्केट में पैनिक समन गया और यहीं पर आरबीआई ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। आरबीआई ने एग्रेसिवली इंटरवेन किया, स्टेट रन बैंक के थ्रू डॉलर सेल करवाए। ये सेलिंग आरबीआई की तरफ से हो रहे थे। रिजल्ट हुआ, रुपये ने इंट्राडे शार्प रिकवरी दिखाई और वापस 90.5 के आसपास आ गया। अब दोस्तों देखते हैं इंटरवेंशन का मैकेनिज्म काम कैसे करता है। केस वन आप ले लीजिए, जब रुपये गिर रहा होता है तब आरबीआई डॉलर बेचता है, रुपये खरीदता है। ये सब काम आरबीआई बॉन्ड के थ्रू करता है। इससे रुपये की डिमांड बढ़ती है और रुपये स्टेबलाइज हो जाता है। यहाँ दोस्तों केस टू को समझिए, जब रुपये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तब आरबीआई डॉलर खरीदता है और मार्केट में रुपये का इनफ्लो बढ़ाता है। इससे फॉरेक्स रिजर्व बिल्ड होता है, मतलब आरबीआई दोनों साइड बैलेंस मेंटेन करके रखता है। दोस्तों अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, नवंबर 2024 के बाद आरबीआई ने एक स्ट्रेटजी में शिफ्ट किया। यहाँ से अप्रोच थोड़ी चेंज होती है। नवंबर 2024 के बाद आरबीआई ने इंटरवेंशन की इंटेंसिटी कम कर दी। यानी मार्केट में वो ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं कर रहे, डॉलर को एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट होने से रोकने के लिए रुपये को थोड़ा मार्केट फोर्स के साथ मूव करने दिया। मेन रीज़न था फॉरेक्स रिजर्व को कंजर्व करना। अगर दोस्तों आरबीआई ऐसे बचाने लगा रुपये का डेप्रिसिएशन, तो आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत जल्दी खाली हो जाएगा। इस अप्रोच को हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम। ना पूरा फ्री ना पूरा कंट्रोल, मतलब बीच का बैलेंस। जब दिसंबर 2024 में नए आरबीआई गवर्नर आए, संजय मल्होत्रा जी, उन्होंने चार्ज लिया और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये मैनेज फ्लोट वाली अप्रोच उन्होंने भी कंटिन्यू की। मतलब पॉलिसी में कंटिन्यूटी है, शॉक नहीं। दोस्तों हम डॉलर को अचानक से गिरने नहीं दे सकते, इससे एक्सपोर्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए आरबीआई दोनों तरह से इंटरवेंशन करता है, जब एप्रिशिएट होता है तब भी और जब डेप्रिशिएट होता है तब भी। दोस्तों अब हम बात करते हैं, विल द डॉलर फॉल अगेन? और अगर डॉलर गिरता है तो भारत की इकोनॉमी कैसे रिकवर करेगी? ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। आज हम इसको पूरे इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पर समझेंगे। वीडियो के एंड तक आप खुद जज कर पाओगे कि डायरेक्शन क्या हो सकती है। दोस्तों पहला सबसे बड़ा फैक्टर है यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट। सबसे पहले बात करते हैं यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट की। अभी करंट सिचुएशन है कि फेड के रेट अराउंड 4.25 से 4.50% के बीच में है। अगर फेड रेट कट करता है तो यूएस में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि डॉलर उतना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा और फिर पैसे को यूएस से निकालकर इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे जैसे इंडिया। इसका रिजल्ट होगा डॉलर की डिमांड कम होगी और रुपये को स्ट्रेंथ मिलेगी। दोस्तों अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर समझते हैं, वो है यूएस इकोनॉमिक स्लोडाउन। अब बात करते हैं यूएस इकोनॉमी के स्ट्रेंथ की। अगर यूएस इकोनॉमी स्लो होती है या रिसेशन का फियर आता है तो डॉलर यूजुअली वीक होता है। अभी के लिए सच ये है कि यूएस इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है, अनएम्प्लॉयमेंट भी लो है, इसलिए अभी डॉलर स्ट्रांग है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए, डॉलर तब ज़्यादा स्ट्रांग होता है जब अनसर्टेनिटी या क्राइसिस होता है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी स्टेबल रहती है तो सेफ हेवन के लिए डॉलर की डिमांड कम हो जाती है। दोस्तों तीसरा फैक्टर है इंडिया यूएस ट्रेड टेंशन। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल फैक्टर पर। अगर इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड टेंशन कम होती है, जैसे हैवी टैरिफ रिड्यूस हो जाते हैं या कोई ट्रेड डील साइन होती है, तो मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस मिलेगा और एफपीआई का इन्फ्लो वापस आने लगेगा। ज़्यादा डॉलर इंडिया में आते ही नेचुरली रुपी स्ट्रेंथन हो जाएगा। दोस्तों चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ। अब सोचिए अगर टैरिफ कम होते हैं तो इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और जब एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो डॉलर इनफ्लो बढ़ता है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट रुपी को मिलता है। इंडिया एक सर्विस एक्सपोर्ट कंट्री है, जैसे हम आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विस बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अभी ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी दिखा रहा है। दोस्तों पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एफपीआई इनफ्लो रिटर्न, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर।
तब वापस आते हैं जब ग्लोबल रिस्क इम्प्रूव होता है, उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट अट्रैक्टिव लगने लगता है और इसके अलावा कॉरपोरेट अर्निंग भी स्ट्रांग होती है, तब एफपीआई वापस आते हैं तो वो डॉलर लेके आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फ्यूचर में इंडियन रुपये को स्ट्रांग बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए पहला है इंडिया बिकम नेट एक्सपोर्टर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पावरफुल फैक्टर है। अगर इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन जाता है, नेट एक्सपोर्टर का मतलब सिंपल है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट कम। अगर मेक इन इंडिया मैसिवली सक्सेसफुल होता है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, मशीनरी जैसे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने लगें, तो हमारे यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ जब उन्हें परचेज करेंगी तो हमें डॉलर में पेमेंट मिलेगा और जब डॉलर इंडिया में आता है तो रुपी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। अब सेकंड बिग फैक्टर है ऑयल डिपेंडेंसी। इंडिया एक ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। भारत हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ क्रूड ऑयल खरीदने में स्पेंड कर देता है। दोस्तों इससे बचने के लिए तो सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो इंडिया में खुद के ह्यूज ऑयल रिजर्व मिल जाते हैं और दूसरा या फिर इंडिया 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाता है, तो ड्रास्टिकली डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी और रुपी स्ट्रेंथ हो जाएगा। दोस्तों तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन हो जाना। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। सोचिए अगर इंडिया दुनिया के साथ ट्रेड रुपी में करने लगे डॉलर की जगह, जैसे चाइना अपना ट्रेड युआन में करता है। दोस्तों ये तभी पॉसिबल है जो आज की हमारी कंडीशन है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, ये अपोजिट हो जाए। यानी जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उतना हम एक्सपोर्ट करने लगें और जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना सिर्फ हम इंपोर्ट करें। इससे क्या होगा कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन कर पाएंगे और दूसरे कंट्री रुपी एक्सेप्ट करने लगेंगे जब हम उनसे ऑयल या डिफेंस के लिए ट्रेड डील करेंगे, जिससे रुपी की डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू भी बढ़ेगी। दोस्तों अब बात करते हैं एक और बड़े फैक्टर की, टेक्नोलॉजी बूम इन इंडिया। अगर इंडिया ग्लोबल टेक सुपर पावर बन जाता है एआई, सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर इनोवेशन में और फॉरेन कंपनीज इंडिया में मैसिव इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो इंडिया में हैवी डॉलर इन्फ्लो आएगा। एफडीआई, एक्सपोर्ट, सर्विस, इन सब के थ्रू ज़्यादा डॉलर आएगा, सप्लाई बढ़ेगी और रुपी नेचुरली अप्रिशिएट करेगा। दोस्तों पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इफ़ यूएस डॉलर लूजेस रिजर्व करेंसी स्टेटस। अब ये लास्ट पॉइंट थोड़ा एडवांस है लेकिन बहुत पावरफुल है। आज यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, लेकिन अगर फ्यूचर में वर्ल्ड मल्टी करेंसी सिस्टम की तरफ मूव करता है, जहां सिर्फ डॉलर नहीं बल्कि मल्टीपल करेंसी यूज होते हों, तो डॉलर की डोमिनेंस कम हो सकती है और इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे इंडिया को फ़ायदा मिल सकता है। इस सिनेरियो में रुपी को भी ग्लोबल इम्पोर्टेंस मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। इस सेशन की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। And thanks for watching and all the best for your life.